हेलो दोस्तों, मैं श्री विकास और आज हम लोग 21 जनवरी 2022 के सीटेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर के मैथ का सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों का सही विकल्प को चुनते हैं। सबसे पहले गणित का जो पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें कहा गया है कि वैन हीले की त्रिविम दिक् स्थान, त्रिविम दैट मीन्स दिक् स्थान, स्थान के बारे में ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। बच्चा वर्ग और आयत के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कि वर्ग एक तरह का आयत है। तो यह वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार यह जो है स्तर 2 यानी संबंध को दर्शाता है। तो चलिए इस तरह से आपका ऑप्शन करेक्ट होता है 4। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, जो कि आपसे कह रहा है कि एक गोदाम की बीमाएं 5 मीटर बाई 7 मीटर बाई 4 मीटर है और इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाले कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ सेंटीमीटर है, वहां मीटर है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। और 5 मीटर दैट मीन 500 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर, और यहाँ 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा वह आंसर होगा 4480 यानी ऑप्शन संख्या 1 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपसे कह रहा है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। कैसा कथन को पहचानिए? शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या के दूसरी ओर एक संख्या के दूसरी संख्या से गुना करने पर मान सदैव बढ़ जाता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि 2 से 3 से गुना करते हैं तो बढ़ जाता है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। जैसे 4 को 1/2 से गुना कीजिए तो कहां बढ़ गया? घट गया ना, है ना। तो हमेशा बढ़ जाता है। यह जो है बात जो है यह सही बात ऑलवेज नहीं है। देख लेते हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। विभाजित करने पर हमेशा कम हो जाता है। आप कह सकते हैं कि सर 8 में 2 से भागा देते हैं तो 4 हो जाता है, जो कि कम गया, लेकिन हमेशा यह सत्य नहीं है। यदि 8 में आप 1/2 से भाग दे के देखिए तो देखिए क्या होता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है? तो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमें भाग देने पर हमेशा घट जाए यह सत्य नहीं है। सी देखते हैं, एक संख्या को 10 से गुना करने पर उसकी इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा। किसी भी संख्या को 10 से गुना कर दीजिए तो उसके इकाई स्थान पे पक्का है कि क्या होगा? शून्य होगा। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है हमारा सी, यानी 10 से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 0 आना ही आना है। तो चलिए हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर लेकर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में, देख लीजिए, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? बात को समझना है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। भागफल यदि x है तो भाजक कितना है? 5 गुना है। और ये जो है ना भाजक, जो शेषफल का 4 गुना है, यानी इसका वो 4 गुना होना चाहिए, यानी इसका ये चौथाई होना चाहिए, यानी 5x/4 होना चाहिए। जबकि शेषफल जो है ना 5 है, यानी ये जो शेषफल है आपका कितना है? 5 है। तो x का वैल्यू कितना आ जाता है आपका? x का वैल्यू आपका आ जाता है 4 आ जाता है ना, यानी x आपका 4 हो गया।
तो ये कितना हो जाएगा आपका, तब 5 चौका 20 हो जाएगा आपका। और शेषफल आपका ऑलरेडी कितना दे रखा है इसने, तो शेषफल ऑलरेडी इसने 5 दे रखा है। आपको क्या चाहिए, भाज्य चाहिए। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, 20 चौकी 80 और 5 85, यानी कि भाज्य आपका कितना हो जाता है 85। यानी करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आपको ले चलते हैं, जहां की कहा जा रहा है कि एक ऑटो रिक्शा, देख लीजिए कहा जा रहा है कि एक ऑटो रिक्शा जो है ना, एक ऑटो रिक्शा जो है ना, एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 रुपया, 25 रुपया में वो के किलोमीटर का यात्रा करवा देता है, तो 25 रुपया में 2 किलोमीटर का यात्रा करवा देता है। और उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए यात्रा के लिए 8 रुपया लगता है। तो शुरू में तो 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपया लग गया, अतिरिक्त 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया लगेगा। अतिरिक्त कितना किलोमीटर गए ये बात यहां बताया नहीं गया है, तो मान लेते हैं कि अतिरिक्त x किलोमीटर गया, यानी टोटल मिला के उसको भाड़ा कितना लगना चाहिए, टोटल मिला के भाड़ा उसको कितना लगना चाहिए 249 रुपीज लगना चाहिए। 8x इक्वल टू कितना हो जाता है आपका +25, उधर गया -25, तो कितना हो गया 4 हो गया, अरे 2 हो गया, अरे 2 हो गया, 8 दूनी 16 है ना, और 8 64, x का वैल्यू कितना हो जाता है 28, यानी 28, x का वैल्यू 28, यानी कि 28 किलोमीटर तो वो अतिरिक्त गया और 2 किलोमीटर 25 रुपया दे के गया था, यानी टोटल कितना किलोमीटर वह बंदा गया, तो वह टोटल 28 और 2 30 किलोमीटर का सफर किया, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाता है 30 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि कहता है कि गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। देख लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 8 है। तो ऐसी 2 संख्याएं बहुत सी हो सकती है, अनेकों हो सकती है ना, यानी कि ये मुक्त अंक वाला प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मुक्त अंक वाला प्रश्न है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 है। तो 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले अनेकों त्रिभुजों को खींचा जा सकता है, यानी ये भी कैसा प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। 25 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 25 के गुणनखंड फिक्स होंगे, सीमित मात्रा में होंगे, यानी ये बंद अंतराल का प्रश्न है। परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो परिमाप की आप अनेकों परिभाषाएं तो नहीं दे सकते हैं, सीमित परिभाषाएं ही न दे सकते हैं, तो यह भी आपका बंद अंतराल का हो जाता है, यानी ए और बी मुक्त अंतराल का है, जबकि बी और सी और डी बंद अंतराल का है। ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी व डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, यानी इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर क्या होता है 1। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन है 7 में कहा जाता है कि सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। मैं आपको बता दूं कि जो सड़क किनारे जो दुकानदार होते हैं, है ना, जो विक्रेता होते हैं, उनके पास कौन सा कौशल होता है, तो वैकल्पिक कौशल होता है, वैकल्पिक तरीका होता है ना, यानी प्रश्नों को हल करने के लिए वह वैकल्पिक तरीका का उपयोग करते हैं। ये नहीं कि वो कागज कॉपी कलम लेके मैथ को सॉल्व करते हैं कि कितना कितना हुआ, वैकल्पिक तरीका का उपयोग करते हैं, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सी। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिबिंब विवेचन यानी दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। यानी कौन से क्रियाकलाप द्वारा सबसे कम दिक् स्थान के बारे में बच्चों को जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि दी गई आकृतियों के सममित अक्षों की पहचान करना। चलिए, इससे है हमको स्थान क्या पता चलेगा, स्थान संबंधी पता चलेगा। आंकड़ों संभावना न्यूनतम है, सबसे कम देखना है, सबसे कम क्या है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए लेखा चित्र खींचना, ये हो गया है ना। बाकी देख लीजिए, 10 ग्राम पहेलियों पर कार्य करना, 10 ग्राम से दिक् स्थान पता चलता है। भिन्न ठोस आकृतियों का नेट का पहचान करना, कई प्रकार की आकृतियों के नेट पहचान से भी दिशा का ज्ञान होगा। लेकिन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए रेखा चित्र का उपयोग करेंगे, तो ये जो है ना, इससे हमको सबसे कम दिक् स्थान संबंधी विवेचन मिलेगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपसे कह रहा है कि देख लीजिए, एक स्टील का तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 है। एक तार है जिसका क्षेत्रफल 121 है, तो वर्ग है 44 है, यानी साइड कितना है, 12 है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए तो चौड़ाई यदि 8 है उसका, तो लंबाई क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका परिमाप, इसी तार से ना आयत बनाया गया, तो दोनों का परिमाप सेम होगा ना। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, बर चौक 48। तो 48, यदि ये 8 है तो ये भी 8 है ना। दोनों का परिमाप सेम होगा। इसका परिमाप 48 है तो इसका भी परिमाप 48 होगा। 8 दूनी 16, 48 में तो 16 ऐसे चला गया, तो देख लीजिए कि बच गया 32। और 32 में ये दोनों आधा आधा बंटवारा कर लेगा, यानी 16 16 दोनों बांट लेगा। यानी इस तरह से लंबाई कितना हो जाएगा आपका, 48। देखिए बात को समझिएगा, 8 दूनी 16 गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 16 दूनी 32 है ना। इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। 121 बराबर है 44 से, बर चौक 48, चौड़ाई 8 है, 8 8 16 चला गया, 2 हो गया, 3 में 16 16 बांट लेगा। लंबाई कितना होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए जिसकी आयत की लंबाई क्या है। लगता है कुछ माइनर मिस्टेक हो रहा है। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 है, तो वर्ग है 44 से। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर ये जो आपका है ना, जब एरिया 121 है, यदि आपका एरिया कितना है, एरिया आपका 121 है, एरिया जब आपका 121 है तो भुजा कितना हो जाएगा, 11 11 ना, 11 11 11 चौक 44। इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 44। एक आयत है इसी तार से बनाया गया है, यानी उसका भी पेरीमीटर कितना होगा, 44 होगा। चौड़ाई उसकी कितनी दी गई है, 8 दी गई है, तो 8 8 16 चला गया, तो 16 चला गया, तो देख लीजिए कितना बचा, 28 बचा है ना। और 28 में से ये दोनों आपस में आधा आधा बांट लेगा लंबाई, यानी कि 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 ये हो जाएगा और 14 ये हो जाएगा, यानी 14 14 सेंटीमीटर दोनों लंबाइयां होंगी। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, 14 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपसे कहता है कि 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। 36 को छोटे छोटे वर्ग है ना, तो इन्हें हम 1 गुना 36 के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 18 के रूप में लिख सकते हैं, 3 गुना 12 के रूप में लिख सकते हैं, 4 गुना 9 के रूप में लिख सकते हैं,
और 5 से तो नहीं, 6 गुना 6 के रूप में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, कुल कितने तरीका से इसको लिख सकते हैं? 5 तरीका से लिख सकते हैं। सब में देखिएगा लंबाई चौड़ा गुना करके देखिएगा तो एरिया आपका हमेशा 36 ही आने वाला है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर 1 यानी 5 तरीका से लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, जो कि कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है। देखिए ऐसा कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ना, इस सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 5 6 4 का एलसीएम कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। 60 में 2 से भागा दीजिए 30 हो जा रहा है ना। 60 में 3 से भागा दीजिए तो 20 हो जा रहा है। 60 में 5 से भागा दीजिए तो 12 हो जा रहा है। और 60 में 6 से भागा तो 60 में 5 से भागा दिए तो कितना हो गया? 12। 12 चौक 48। और यहाँ पर आप 60 में 6 से भागा दीजिए 10 और 10 बचे 50। एक लास्ट हो गया। 60 में 4 से भागा दीजिए 15, 15 45। जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं ना, उसी प्रकार से इसको करना है, खाली बीच में कॉमा लगा देना है। सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा यहाँ पर 20 दिख रहा है। और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा 50 दिख रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? बड़ी, उसके बाद ना छोटी। तो बड़ी कौन? इधर से दूसरा। तो इधर से दूसरा कौन? 5/6, यानी 5/6 क्या है? बड़ी है। और छोटी कौन है? इधर से दूसरा, यानी उधर से दूसरा, यानी कौन? 1/3, यानी 5/6 और 1/3, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन है। कहा जाता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया गया। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होती है, लेकिन विषम नहीं होती है। विषम कौन? तो 10 के बाद वाला 11 से भाग दिया जाता है। तो कितना आएगा? तो 9 के 1 हाथ में रहा 8, 9 81, 8 89 के 9, 89 के 9 हाथ में रहा 8, और 9 81 और 8 89, 8991, 8991, 8991, 8991, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच इज टेलिंग यू दैट सममित की अवधारणा का परिचय देने के लिए, सममित का मतलब समझते हैं? सममित का मतलब एक दूसरे को ढक दे। तो सममित की अवधारणा देना है तो क्या कीजिएगा? बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित कीजिएगा, यानी गपशप में उसको गपशप के माध्यम से सम्मित के बारे में सिखलाएंगे, कि बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप का अध्ययन कराएंगे। क्या लगता है आपको कि कौन किसके बराबर है? सममित एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं? छोटे बच्चे हैं ना, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, तो सममित के लिए हम क्या करेंगे? कागज देंगे और कहेंगे कि देखिए एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं, ढक दिया तो सम्मित है, ओवरलैप कर दिया तो सम्मित है, नहीं तो नहीं। तो यानी सबसे परफेक्ट जो मेथड है वो कौन है? 2, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ओके, समझ में आ रही बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, जो कि आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। क्रमागत है ना, क्रमागत संख्या है, दूसरी संख्या 49 है, इसके पहले एक संख्या और है, तो कौन होगा? 48 होगा। 5 है ना, तो 2 गो हो गया, अगल का कौन? 50, उसके बाद कौन? 51, और उसके बाद कौन? बोलिए 52, टोटल 5 गो हो गया ना। जिसमें कहता है कि इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सम संख्या यानी 48, सम संख्या यानी 50, सम संख्या यानी 52, यानी जितने भी सम संख्याएं हैं
इन सभी सम संख्याओं को क्या कर देना है, गुना कर देना है, और गुना करने के बाद कितना आएगा 144 800, यानी कि ये जो है आपका करेक्ट आंसर 1। करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है निम्नलिखित में शुद्ध कथन को पहचानिए। देखिए कि यहां जो है शुद्ध कथन कौन है। पहला कथन है गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। दूसरा है गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची में के समतुल्य माना जा सकता है। चौथा कहता है ना कि गणित सिर्फ सूत्र भर है। ये कहता है ना कि परिमाण अनुमान से नहीं निकलता है। एक कहता है कि गणित में नमूना की पहचान शामिल है, यानी कहने का मतलब गणित बनाना है तो उसी तरह का, उसी टाइप का, उसी नमूने का गणित बनाएंगे तो हम दूसरे गणित को बना सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त, सबसे शुद्ध कथन क्या है, शुद्ध कथन क्या है, शुद्ध कथन है कि जिस तरह से यंत्र का कार्य प्रणाली होता है, सभी फंक्शंस मशीन में काम करते हैं, उसी के समान, उसी के समतुल्य होता है हमारा गणित। यानी ऑप्शन कौन सा होता है, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 2 नंबर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, जो कि आपसे कहता है कि निम्नलिखित तालिका सुनीता और जेसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों का अंक दर्शाती है। यहाँ पे सुनीता है जो कि इन 5 विषयों में इतना इतना नंबर प्राप्त करती है, और यहाँ पर जेसिका इस तरह से अंक प्राप्त करती है। अब ऊपर की दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। जेसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ पे जेसिका है ना, जेसिका अधिक है, उससे अधिक है। यहाँ अधिक नहीं है, यहाँ अधिक नहीं है, यहाँ अधिक है, और कहीं अधिक है। जेसिका 2 विषय में अधिक है, 3 विषय में तो अधिक नहीं है। यानी कि समझिए कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। नहीं हो गया गलत, बोलिए जरा, है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। ओके, चलिए, ओके, डोंट माइंड नॉट सेलेक्टिंग दिस, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, ओके, डोंट माइंड, कम टू द क्वेश्चन। जेसिका ने 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए, 3 विषयों में अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है यदि जेसिका को 17 अंक और अधिक प्राप्त होते हैं तो सुनीता और जेसिका के कुल अंक बराबर हो जाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इन सबको ऐड करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ऐड वाला काम बाद में कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जेसिका से प्रत्येक विषय में अधिक प्राप्त किए हैं। भाषाओं को छोड़कर सुनीता जेसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, यानी भाषा को छोड़ देना है। अंग्रेजी एक भाषा है ना, इसको छोड़ दीजिए। हिंदी एक भाषा है ना, इसको छोड़ दीजिए। और देखिए कि भाषाओं को छोड़कर सुनीता ज्यादा है कि नहीं। सुनीता है ज्यादा, बोलिए बोलिए, है सुनीता ज्यादा? नहीं ना, यानी कि ये भी कथन सही नहीं है, 3 भी सही नहीं है ना। चलिए 4 को देख लेते हैं। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जेसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक, गणित और विज्ञान में देख लीजिए, गणित में जो ये सुनीता है ना, जो क्या है, कुल अंकों से अधिक है। यहाँ सुनीता कम, और यहाँ भी विज्ञान में भी सुनीता क्या है, कम है। तो कुल मिलाकर सुनीता जेसिका से अधिक कैसे हो सकती है। यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है ना,
वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहां से हमें बिना ऐड किए हुए पता चल जाता है कि करेक्ट हमारा आंसर कौन होने वाला है। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 होने वाला है। विश्वास नहीं है ना, तो इनको 17 नंबर और देके जोड़ के देख लीजिएगा, दोनों का टोटल बराबर होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? 2। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, जहां की आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या के भाव में हुआ है? गिनने के लिए हुआ है, क्रम के रूप में। संख्या 2 प्रकार के, क्रम बोधक और गणना बोधक। क्रम देख लेते हैं, इस इमारत की चौथी मंजिल, चौथी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्रम को दर्शा रहा है। ये हमारा सही आंसर हो ही नहीं सकता है। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये भी क्रम को दर्शा रहा है। इस पुस्तक का चौथा पहला दूसरा नहीं तीसरा नहीं चौथा, क्रम को दर्शा रहा है, ये भी सही नहीं होगा। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग, सही बात है कि इस समारोह में 4 का मतलब यहां पे क्या दिखला रहा है? गणना को दिखला रहा है। यानी करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपसे क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या क्या है आपका? एक संख्या है ना जो 50 के आधे से अधिक है। यहां 50 के आधे यानी 25 से अधिक, तो 25 से अधिक तो सब है। यह 3 दहाई और 4 दहाई से, 3 दहाई से अधिक और 4 दहाई से कम है, यानी 30 से अधिक और 40 से कम है। तो एगो तो बेचारा छट गया। ये तो 28 क्या हुआ? 28 आपका छट गया ना, 28 आपका छट गया। ये नहीं हो सकता है करेक्ट आंसर। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई का दुगना है, इकाई दहाई का दुगना है। तो इकाई दहाई का दुगना किस में आपको दिखता है? 6 3 का दुगना है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए इसको लॉक करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आपको लेकर चलते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कहा जाता है कि इतना, इतना और इतना के योग में से क्या घटाया जाए कि इतना हो जाएगा। देखिए इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद इसको घटा दीजिए, उन तीनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से जोड़ के घटाइएगा तो आपका करेक्ट आंसर कौन होने वाला है? तो करेक्ट आंसर आपका 4 होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको 20 नंबर क्वेश्चन पर ले चलते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 पर 23:55 घंटे में, यानी रात के कितना बजे? रात के 23:55 पे 5 मिनट के बाद दिन बदलने वाला है। यानी कि यह रात जो है 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये रात जो है आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। और अगला 5:20 पर पहुंचती है, 5:20 पे अगला दिन पहुंचती है। तो 5 बज के कितना हो गया? 5 घंटा 25 मिनट। क्या है यहाँ 5 घंटा 25 मिनट? नहीं ना है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन गलत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग का डेट नहीं दिया गया है, लास्ट डेट तो दिया गया है कि किस दिन पहुंचा, किस दिन गाड़ी खुला वो पता नहीं है। तो हम फाइनल आंसर कैसे पता करें? अरे कर लीजिए ना, 24 ऐड कर लीजिए, यानी अगला दिन एक दिन और करके देख लेते हैं। तो 29-25 ना है, 24 घंटा और देख लीजिए, कहानी अगला दिन हो जाए। तो देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, 24 घंटा जोड़ के देख लीजिए, है ना। तो देख लीजिए 53-25, हाँ है, यानी 53 घंटा 25 मिनट जो है ना आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी कोई भी डेट को चले, लेकिन हाँ इन सभी में से 53 घंटा 25 मिनट एक टाइम आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे? करेक्ट आंसर मानेंगे। यहाँ पर बात को थोड़ा माइंडियल रूप से इसको तार्किक बना दिया गया है, और कुछ नहीं है, बाकी सब एबीसी है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे
निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग के तत्समक के रूप में प्राप्त किया जा सकता, के रूप में उल्लेखित करते हैं ना। तत्समक, योग का तत्समक, गुना का तत्समक एक होता है और योग का तत्समक योग का तत्समक 0 होता है ना, क्योंकि 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 22 पर ले चलते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है, यानी रचना को नहीं दर्शाता है, रचना को नहीं दर्शाता है। देखिए ऑप्शन देखिए, कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थी की प्रारंभिक समझ की आंकलन करना। आप सभी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा और समझा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थी की प्रारंभिक समझ का आंकलन करना जो होता है, मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, जिसमें कहता है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। गर्ल्स है ना, बॉयज है ना, दुगना कौन, दुगना लड़की, तो लड़का को भी दुगना कर दीजिए, तो टोटल मिला के को विद्यार्थी होना चाहिए, तो 60 को विद्यार्थी होना चाहिए। यानी मान लिया जाए कि बॉयज हमारा, गर्ल्स हमारा x है, तो बॉयज हमारा कितना होना चाहिए, दुगना ना, 2x होना चाहिए ना, और टोटल मिला के 60 होना चाहिए ना, यानी 3x आपका 60 होना चाहिए ना, तो x कितना होगा आपका 20 होगा ना। यानी लड़का के गर्ल्स के गो, देखिए बात उल्टा कर दिए हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। देखिए बात गड़बड़ हो गई है, बात को समझिएगा जरा। यहाँ पे बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ज्यादा कौन, लड़कियों की संख्या दुगनी है। लड़का यदि x है तो लड़की कितना x है, 2x, दुगना है ना, 2x हो गया, टोटल मिला के 60 है ना। कैलकुलेशन वही सेम होने वाला है, कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। x कितना आ गया 20 ना, यानी कि बॉयज कितने हैं, तो बॉयज हमारे 20 हैं और बाकी गर्ल्स कितने होंगे, तो 20 दूनी 40 हो गया ना, टोटल 60 विद्यार्थी। यहां मुंह मिल गया है। आगे देखिए, रोहित ऊपर से क्रम में 17वां है। ये रोहित है जो 17वां पोजीशन पर है, मतलब क्या कि इसके ऊपर 16 विद्यार्थी और हैं, 16 उधर है तब ना ये 17वां पे आया। आगे देखते हैं, यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, यानी रोहित के पहले यानी 16 गो में से के गो लड़की, 9 गो लड़की, बच गया के गो 7 गो। जो लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, क्या है, लड़का है। 7 गो लड़का इसके पहले है। टोटल लड़का कितना था, टोटल 20 गो लड़का था, जिसमें 7 गो लड़का ऊपटी है ऊपर में, तब 20 में से 7 गया तो के गो बच गया, 20 में से 7 गया तो के गो बच गया, 13 गो बच गया, जो क्या है नीचे में है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा, तो करेक्ट आंसर आपका 13 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख रहे हैं, जहां की आपसे कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन नहीं है, सृजनात्मक चिंतन नहीं है, क्या नहीं है? अच्छा, सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। अच्छा, सृजनात्मक चिंतन का सूचक है, यानी सृजनात्मक चिंतन के बारे में है। कौन है भाई? तो अशुद्धि से मुक्त परिकलन, प्रश्नों को प्रस्तुत करना, सही सूत्रों को स्मरण करना, मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान करना। मानकित सृजनात्मक चिंतन, मानकी तरीका यानी जो तरीका माना गया है उसी तरीका से तो सब कोई सॉल्व करता है। सृजनात्मक जो स्पेशल हो ना, नया सृजन करे, तो इसको हम नहीं देंगे बल। सही सूत्रों का स्मरण करना, बच्चा सूत्र को याद कर रहा है, रट रहा है, तो वो सृजन नहीं कर रहा है, नई खोज नहीं कर रहा है। हम इस पे भी नहीं जाएंगे, इस पे भी नहीं जाएंगे। प्रश्नों को प्रस्तुत करना, अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो सृजनात्मक बालक है। सृजनात्मक बालक तो वो है जो अशुद्धि मुक्त परिकलन करता है।
है ना, सेटिस्फाइड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि साम्या बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंचती है और उसे जीतन ने बताया कि, देखिए बात को समझिएगा, 9:35 पे वो पहुंचती है और जीतन बताया कि तुम्हारे घड़ी के अनुसार से हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई है, यानी आपके घड़ी में 9:35 बजा है तो आप ही के घड़ी के हिसाब से 9:25 पर बस गई है, यानी कितना मिनट पहले बस गई है? 10 मिनट पहले बस गई है। तो जीतन की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, जीतन की घड़ी 5 मिनट फास्ट है, यानी कि 10 मिनट मत मानिए, इसका तो 5 मिनट फास्ट है, यानी 5 मिनट पहले ही बस गई है, 5 मिनट पहले ही बस गई है। और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, यानी प्रत्येक 20-20 मिनट के अंतराल पे आती है और 5 मिनट पहले बस गुजरी है, तो सोच लीजिए कि कितना मिनट के बाद बस आने वाली है। तो 15 मिनट के बाद आपकी बस जो है आने वाली है और 15 मिनट तक आप इंतजार करते रहिए, है ना। आपको अब इंतजार नहीं करना है, हम आपको जस्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर ले चलते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 गुना 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? अति उत्तम विधि हम बता देते हैं आपको कि जब आपको 3 गुना 5 की संकल्पना समझाना है तो कहिए कि बाबू के गो 3 गो, बाबू के गो 3 गो, बाबू के गो 3 गो, के गो 3 गो, के गो, ऐसे 3-3 गो के गो, ऐसे 3-3 गो 5 गो, यानी 3-3-3 बचे 15 गो, यानी कि वस्तुओं को यदि आप समझाना चाहते हैं, गुणन की व्याख्या करना चाहते हैं, गुणन की अवधारणा देना चाहते हैं, गुणन की संकल्पना देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उसको विभिन्न वर्गों आयतों में बांट के दे सकते हैं और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 3। और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, दिख रहा है आपको कि विद्यार्थी को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संतोषजनक नहीं है? यदि आप गणितीय संक्रिया को समझाना चाहते हैं तो चुनी हुई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, विद्यार्थियों को कलन विधि एल्गोरिथ्म का चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है, छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरण को पहले देना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। कौन संतोषजनक नहीं है? संतोषजनक नहीं है, केवल एक विशेष प्रकार के मेथड से बताएं, केवल एक विशेष प्रकार के मेथड, 2-4 मेथड बता देंगे तो क्या गलत बात हो जाएगा? केवल नहीं चले, ये गलत है। अरे गलत है यानी कि यही तो हमारा सही है ना, यानी करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 जो कि आपसे कहता है कि विद्यार्थी की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों का मूल्य नीचे दिया गया है। देखिए कैंटीन में विद्यार्थी खाता है, सुनैना एक समोसा लेती है तब 5 रुपया तो उसको ऐसा ही लग गया। एक मूंगफली के 2 पैकेट ले रही है, एक पैकेट 6.5 रुपया के तो 2 पैकेट 6.5 तो नहीं 13 रुपया के। एक गुलाब जामुन तो एक गुलाब जामुन 7 रुपया के। फिर उसके बाद एक बोतल नींबू पानी 11.5 रुपया के है। देख लीजिए टोटल के रुपया, टोटल 17 और 13 7 20 5 25 26 और 10 36 36.5 रुपया खर्चा कर दिया। 100 रुपया का नोट था ना, देख लो 100 रुपये का नोट था। 100 रुपया में से 36 रुपया 50 पैसा खर्चा कर दिया। जोड़ लो कितना, घटा लीजिए कितना हो गया, 9 में से 3 गया 6, 63 रुपया 50 पैसा। दुकानदार उसको 63 रुपया 50 पैसा लौटाएगा और कहेगा ठीक है पुनः पधारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जो कि आपसे कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उचित है। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणित ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। अवलोकन और संबंधों को पहचानना है, अवलोकन कर रहे हैं, संबंधों को पहचान रहे हैं, तो उसके गणित में सृजन हो रही है। ये हम सही कह रहे हैं इस बात को। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, उसमें संवाद और वार्ता परिक्रमण सम्मिलित है। देखिए गणित जो है ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। गणित शांत चित्त व्यवहार से एकांत में बैठ के पुस्तक पढ़िए गणित आ जाएगा। ये सामाजिक नहीं है, हम इसके साथ नहीं जाते हैं। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क, हाँ गणित तो तर्क वितर्क होबे करेगा। कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, इसके साथ भी हम जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए सी डी। ए सी सॉरी कहां पे थे हम लोग? ए तो आपका सही है। कौन सा कथन उचित है? ए आपका करेक्ट है। फिर उसके बाद आपका ए सी डी आपका ऑप्शन नहीं है, कहा नहीं है। कौन से कथन उचित हैं? ए और सी दिया है क्या? ए और सी भी नहीं दिया है। आयोग पे छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ बात ऐसी है जो कंट्राडिक्शन हो रही है, तो ये बात छोड़ देते हैं, हम आयोग पे छोड़ देते हैं कि वो क्या इसका रिजल्ट देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको ले चलेंगे, यहाँ पर रखिएगा, इसको थोड़ा संभाल के चेक करना होगा इसके लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? प्राथमिक स्तर का बच्चा है, तो प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उसको 2D से अलावा 3D में नहीं जाना है, यानी 2D ठीक चलेगा, 2D तक उसको सिखलाना है। वृत्त वर्ग त्रिभुज आदि की पहचान करवाना है उसको। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देंगे। वर्ग क्या है, आयत क्या है, वृत्त क्या है, इसकी परिभाषा बताएंगे। दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ, अंतर्दर्शी समझ एक बड़ी बात होती है जो छोटे क्लास के बच्चों के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। यानी ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। तो इस तरह से आप बात को समझे होंगे। तो गणित के 30 प्रश्न थे और 30 प्रश्न का हमने सोल्यूशन किया। बातें तो और भी रहेगी, लेकिन आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।